हेलो फ्रेंड, आज कल जो हमने पढ़ लिया था मानव मस्तिष्क है उसका चित्र बना लिया था और उसके कुछ भाग हैं उनका वर्णन भी किया था। लेकिन आज 10वीं क्लास की जो किताब है उसका हम विस्तृत वर्णन पढ़ेंगे। ठीक है, मस्तिष्क का पढ़ना है हमें। मस्तिष्क मुख्य सोचने वाला क्या भाग होता है? मुख्य सोचने वाला भाग है वो मस्तिष्क का। मस्तिष्क के 3 भाग बताए थे ना। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। पहला कौन सा होता है? अग्र मस्तिष्क। दूसरा क्या होता है? मध्य मस्तिष्क। और तीसरा क्या होता है? पश्च मस्तिष्क। तो हम बात कर रहे हैं अग्र मस्तिष्क की। तो पहला भाग मुख्य भाग है और इसका कार्य क्या होता है? सोचने वाला भाग होता है ये। इसमें विभिन्न क्या होती है? ग्राही, संवेदी, आवेग, सूचनाएं प्राप्त करने के लिए क्या होते हैं? क्षेत्र होते हैं। अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र होते हैं, जैसे सुनने का अलग होता है, सूंघने का अलग होता है, देखने का अलग होता है आदि के लिए क्या होता है? ये विशिष्टीकृत होते हैं। इसमें साहचर्य के लिए क्षेत्र पृथक होते हैं, जहाँ इन संवेदी सूचनाओं अन्य ग्राही से प्राप्त सूचनाओं में पहले से मस्तिष्क में एकत्रित सूचनाओं का अर्थ लगाया जाता है। मतलब जो भी सूचनाएं आती हैं तंत्रिका तंत्र लेके आता है मस्तिष्क में, और उसमें को जो मैसेज बनाना होता है, जो संदेश बनाना होता है मस्तिष्क के कौन से भाग में होता है? मस्तिष्क के अग्र भाग में होता है। और इस सब पर आधारित जो निर्णय हो कौन मस्तिष्क का कौन सा भाग लेता है, तो मस्तिष्क का ये अग्र भाग लेता है। कि अनुक्रिया सूचनाएं प्रेरक क्षेत्र तक कैसे पहुंचाई जाए, जो ऐच्छिक पेशी की गति को जैसे हमारे टांग की पेशियां नियंत्रित करती हैं। हालांकि प्रकृति में कुछ संवेदन देखने और सुनने में अधिक जटिल हैं। जैसे हमें कैसे पता लगता है कि हम पर्याप्त भोजन खा चुके हैं, हमारा पेट पूरा भर चुका है, ये जानने के लिए भूख के संबंधित केंद्र होता है, जो अग्र मस्तिष्क का ही भाग होता है। और इसको क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस है ना, वो होता है। अग्र मस्तिष्क का ही भाग होता है जिसको क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस। जो हम पढ़ लिए थे पहले, बताया था हमने कि ये क्या होता है? भूख का अभ्यास का केंद्र होता है। कौन होता है? अग्र मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस जो भाग होता है वो होता है। आगे बढ़ते हैं कि मानव मस्तिष्क के नामांकित चित्र का अध्ययन कीजिए। हमने अध्ययन कर लिया था और हम देख चुके हैं कि विभिन्न भागों के क्या होते हैं? अलग अलग, यानी हर भाग का विशिष्ट कार्य होता है। और आइए प्रतिवर्त शब्द का दूसरा उपयोग भी हम देखते हैं। प्रतिवर्त है, पढ़ लिया था हमने प्रतिवर्त। जैसे कि हमने प्रारंभ में चर्चा की थी कि जब हम किसी ऐसे खाद्य पदार्थ को देखते हैं जिसे हम पसंद करते हैं, तो हम पढ़ने वाले हैं प्रतिवर्त के बारे में। प्रतिवर्त शब्द का दूसरा उपयोग भी हम देखते हैं। जैसे मैंने प्रारंभ में चर्चा की थी कि जब हम किसी ऐसे खाद्य पदार्थ को देखते हैं जिसे हम पसंद करते हैं, तो नाना से हमारे मुख से क्या जाता है? पानी आ जाता है। और हृदय स्पंद के बारे में हम न सोचे तब भी यह होगा, यानी हृदय जो धड़कना है, अगर उसके बारे में हम सोचते नहीं है तो भी हृदय तो धड़केगा ना, क्योंकि ये क्या कौन सी क्रियाएं होती हैं? अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। जैसे हमें भोजन देखते ही लार का आना, ये कौन सी क्रियाएं होती हैं? अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है। ये सब कौन सी क्रियाएं थी? अनैच्छिक क्रियाएं थी। सोचकर या चाहकर भी आसानी से हम इन क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। अगर हम इन क्रियाओं पर चाहें तो नियंत्रण नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या होती है? अनैच्छिक क्रिया होती है, हमारी इच्छा भी नहीं करती है। क्या हमें सांस लेने के लिए या भोजन को पचाने के लिए सोचना याद करना पड़ता है? अतः सामान्य प्रतिवर्ती क्रिया, जैसे पुतली के आकार में जो परिवर्तन होता है ना, पुतली के आकार में परिवर्तन बताया था। ये जो आँख वाला चैप्टर ना, उसमें हम पढ़ेंगे पुतली की आँख में। आँख है उसमें होती है पुतली, एक परितारिका होती है आँख में, और उसके पास में एक छिद्र जो नुमा संरचना होती है। कौन? पुतली। आँख में होती है पुतली, और उसका आकार है, उसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है ना। था कोई सोची क्रिया, जैसे कुर्सी का खिसकाना, कुर्सी हम खिसका रहे हैं, उसके मध्य एक पेशी गति का सेट है। जिस प्रकार में सोचने का कोई नियंत्रण नहीं है, यह अनैच्छिक क्रियाओं में से
कई मध्य मस्तिष्क तथा पश्चिम मस्तिष्क से नियंत्रित होती है। ये कौन सी क्रियाएं? एनएची क्रियाएं होती हैं। और किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? ये जो मस्तिष्क का दूसरा पार्ट है ना, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क होती है ना, उसके द्वारा ये क्रियाएं नियंत्रित होती हैं। और ये क्रियाएं कौन सी है? एनएची क्रियाएं हैं। और ये सभी एनएची क्रियाएं जैसे रक्तदाब है, लार का आना है, वमन यानी उल्टी है, पश्च मस्तिष्क में स्थित। पश्च मस्तिष्क के भाग बताए थे ना आपको। पश्च मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं पश्च मस्तिष्क के। एक तो क्या होता है? अनुमस्तिष्क। एक क्या होता है? अनुमस्तिष्क। एक क्या होता है? दूसरा क्या होता है? पोन्स होता है। और तीसरा क्या होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। और मेडुला ऑब्लोंगेटा है, उसका कार्य क्या होता है? जो शरीर की एनएची क्रियाएं होती हैं जैसे रक्तदाब है, लार का आना है, वमन आदि पश्च मस्तिष्क के कौन से भाग द्वारा नियंत्रित होती है? मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा नियंत्रित होती हैं। आगे देखते हैं मस्तिष्क के द्वारा कौन सी क्रियाओं का नियंत्रण होता है। जैसे कुछ क्रियाएं, जैसे सीधी रेखा में चलना है, साइकिल चलाना है, पेंसिल उठाना है, पर विचार कीजिए। ये पश्च मस्तिष्क में स्थित भाग अनुमस्तिष्क के द्वारा ही संभव होती है। यानी नियंत्रण संबंधी, सीधी रेखा में हम चल रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, पेंसिल उठाना है, ये सब क्रियाएं पश्च मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है? अनुमस्तिष्क होता है, उसके द्वारा निश्चित होती हैं। और ये ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की सह स्थिति का संतुलन के लिए क्या होती हैं? उत्तरदायी होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया मस्तिष्क कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे हम पादपों में गति। क्या पढ़ेंगे हम? पादपों में गति। ठीक है, पादप है उसमें गति पढ़ेंगे। और गति में जो विविध प्रकार के हार्मोन होते हैं, पादप की गति है उसमें विविध प्रकार के हार्मोन हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। पादप होती है उसमें गति है, उसके लिए भी क्या होते हैं? पादपों में क्या पाए जाते हैं? हार्मोन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पादपों में हार्मोन होते हैं। और हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन होते हैं एक रासायनिक पदार्थ। हार्मोन क्या होते हैं? एक रासायनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, रासायनिक पदार्थ होते हैं जो किससे स्रावित किए जाते हैं? ग्रंथियों के द्वारा स्रावित किए जाते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। तो पौधे होती है उसमें भी क्या होते हैं? हार्मोन होते हैं, जो पौधे हैं उसकी वृद्धि भी करते हैं। और पौधे की वृद्धि को रोकने वाले भी कुछ हार्मोन हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, हम पढ़ते हैं कि विविध पादप हार्मोन वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया में समन्वय में सहायता करते हैं। इनके संश्लेषण का स्थान इनका जो संश्लेषण का स्थान था इनके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है। यानी इन जो हार्मोन का निर्माण होता है ना, वो उनका जो क्रिया क्षेत्र जहाँ पर इनका क्रिया करना होता है उस क्षेत्र से दूर होता है। और ये साधारण विसरण विधि द्वारा इस क्रिया क्षेत्र पर पहुँचते हैं। तो कौन सी विधि के द्वारा हार्मोन पहुँचते हैं अपने क्रिया क्षेत्र पर? तो विसरण विधि के द्वारा पहुँचते हैं। आइए हम एक उदाहरण लेते हैं जो पहले कर चुके हैं। जब वृद्धिकर्ता पादप प्रकाश को सह सूचित करता है, एक हार्मोन जिसे क्या कहते हैं हम? हार्मोन जिसे हम कहते हैं ऑक्सिन। एक हार्मोन है जिसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सिन कहते हैं। और ये प्रोह के अग्र भाग जिसको हम टिप कहते हैं उसमें क्या होता है? संश्लेषित होता है। निर्माण है वो कहाँ होता है? प्रोह के अग्र भाग में होता है। किसका निर्माण? ऑक्सिन हार्मोन का निर्माण। तथा ये कोशिकाओं की लंबाई में और वृद्धि में सहायक होता है। तो ऑक्सिन है उसका संश्लेषण तो कहाँ होता है? प्रोह के अग्र भाग में, आगे वाले भाग में। और इसका कार्य क्या होता है? ये पौधे की जो कोशिकाएं होती हैं उसकी लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा है तब ऑक्सिन विस्तृत होकर के प्रोह के छाया वाले भाग में आ जाता है। और प्रोह की प्रकाश से दूर वाली साइड में ऑक्सिन का सांद्रण कोशिकाओं को लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है। अतः पादप प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो ये एक पादप हार्मोन है जिसका नाम है ऑक्सिन। कहाँ संश्लेषण होता है इसका? जो प्रोह है उसके अग्र भाग में इसका संश्लेषण होता है ऑक्सिन का। और इसका कार्य क्या होता है? ये कोशिकाओं की जो लंबाई है उसकी वृद्धि में सहायक होता है। अब दूसरा पादप हार्मोन पढ़ते हैं। क्या है दूसरा पादप हार्मोन? जिब्रेलिन। दूसरा पादप हार्मोन क्या है? जिब्रेलिन। ये दूसरा पादप हार्मोन है जिब्रेलिन।
पहला हमने पढ़ लिया है ऑक्सिन, दूसरा जिब्रेलिन। ये भी क्या करता है, जो ऑक्सिन की तरह ही तने की वृद्धि में सहायक होता है। ये किसकी वृद्धि में होता है, जिस प्रकार ऑक्सिन है वो तने की वृद्धि में सहायक होता है, उसी प्रकार ये जिब्रेलिन होता है वो भी क्या होता है, पादप की जो तने है उसकी वृद्धि में सहायक होता है। और तीसरा देखो, ये तीसरा हार्मोन है साइटोकाइनिन। और साइटोकाइनिन कहाँ पाया जाता है, ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, कोशिका विभाजन का कार्य करता है। और इसलिए उन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ कोशिका विभाजन क्या होता है, तीव्र गति से होता है। तो साइटोकाइनिन क्या करता है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। और ये उन्हीं स्थानों पे पाया जाता है जहाँ क्या होता है, कोशिका विभाजन क्या होता है, तीव्र होता है। विशेष रूप से कहाँ पाया जाता है, फ्लू और बीजों में अधिक सांद्रता में ये पाया जाता है। और ये उन पादप हार्मोन के उदाहरण है जो क्या करते, वृद्धि में सहायता करते हैं। 3 पढ़ लें हमने, एक तो क्या पढ़ा है ऑक्सिन, एक ऑक्सिन है, दूसरा है वो कौन सा है, जिब्रेलिन है, और तीसरा क्या है, साइटोकाइनिन है। पहला है पादप है उसमें वृद्धि करने का कार्य, दूसरे का भी तने में वृद्धि करने का कार्य, और तीसरा उसका क्या होता है, ये कोशिका है उसके विभाजन में सहायक होता है। और एक हार्मोन है पादप है उसमें कई हार्मोन ऐसे होते हैं जो वृद्धि में सहायक होते हैं, और एक और भी हार्मोन होते हैं जो क्या करते हैं, वृद्धि का संदमन भी करते हैं, यानी वृद्धि को रोकने का कार्य करते हैं। जैसे कौन सा है, एब्सिक अम्ल है, ये क्या करता है, वृद्धि को संदमित करता है। जिससे पत्तियों का मुरझाना है वो कौन से हार्मोन का प्रभाव होता है, एब्सिक अम्ल का। कौन से का, एब्सिक अम्ल। जिस प्रकार जंतु में पादपों में हार्मोन पाए जाते हैं ना, उसी प्रकार किसमें पाए जाते हैं, जंतु में भी हार्मोन पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, जंतु में भी हार्मोन पाए जाते हैं। और जंतु में जो हार्मोन है वो कौन सी ग्रंथियों, हम जो 10वीं क्लास के आपके दे रखे हैं ना, अंतःस्रावी ग्रंथियों के क्या दे रखे हैं, हार्मोन दे रखे हैं। कि अंतःस्रावी ग्रंथियां एक रासायनिक पदार्थ का स्रावन करती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। और कौन कौन सी ग्रंथियां वो कौन कौन से हार्मोन का स्रावन करती हैं वो हम पढ़ेंगे अब। ये देखो, मानव में अंतःस्रावी ग्रंथि है उसका क्या है, चित्र दे रखा है। इसमें हम पढ़ेंगे कौन सी ग्रंथि है वो कहाँ पाई जाती है। देखो पहले दे रखी है इसमें एक ग्रंथि, इसका नाम दे रखा पीनियल ग्रंथि जो मस्तिष्क में पाई जाती है। एक उसके पास में दे रखी पीयूष ग्रंथि, ये भी मस्तिष्क में पाई जाती है। एक दे रखी हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ये भी कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। एक देखो यहाँ दे रखी है अवटु ग्रंथि, ये कहाँ पाई जाती है, गले में पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं, दूसरा नाम इसका है थायराइड। थायराइड ग्रंथि है ना, उसको ही क्या कहते हैं, आउटू ग्रंथि कहते हैं। और एक होती है देखो थाइमस ग्रंथि जो इस भाग में पाई जाती है। और एक होती है परावटु ग्रंथि जो आउटू ग्रंथि के ठीक पीछे की ओर पाई जाती है। और एक देखो अग्नाशय ग्रंथि है। और एक यहाँ पे वृक्क के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। और एक बात करें मादा में तो कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, अंडाशय। और अगर नर की बात करें तो इसमें कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, वृषण। कौन सी पाई जाती है, वृषण। तो ये इतने प्रकार की ग्रंथियाँ ये कौन से हार्मोन का स्रावन करती है जो हम आगे पढ़ेंगे। इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। ये देखो ये हैं, पहले पढ़ते हैं हम पीयूष ग्रंथि के बारे में। कौन सी ग्रंथि, जिसको क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि है, उसको दूसरा नाम क्या है इसका, पिट्यूटरी ग्रंथि है। और ये कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, पीयूष ग्रंथि, ये वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। और ये क्या करता है, ये हार्मोन है वो क्या करता है, जो वृद्धि का जो वृद्धि होती है ना, हमारे शरीर की वृद्धि होती है उसके लिए उत्तरदायी होता है। अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए तो व्यक्ति में क्या हो जाता है, व्यक्ति बौना रह जाता है। तो कौन सा रोग होता है, बौना रह जाता है। और अगर इसकी वृद्धि अधिक हो जाए तो क्या होता है, व्यक्ति महाकायिकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, बहुत विशाल लंबा शरीर वाला व्यक्ति हो जाता है। दूसरी जो ग्रंथि है उसकी बात करते हैं हम, थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बात करते हैं, थायराइड ग्रंथि। और थायराइड ग्रंथि है वो कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, थायरोक्सिन। कौन सा करती है, थायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है ये, ठीक है।
और इसमें से क्या होता है कि शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करती है, उपापचय का नियमन करती है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन है उसकी मात्रा कम हो जाए तो कौन सा रोग होता है? थायरोक्सिन हार्मोन है उसका अगर कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है? आपने सुना होगा गलगंड या घेंगा रोग या गाइटर रोग। गले में होता है ना, गला का फूल जाना, कौन सा रोग होता है? गाइटर किसकी कमी से, कौन से हार्मोन की कमी से होता है गाइटर रोग होता है? वो होता है थायरोक्सिन हार्मोन। कौन से हार्मोन की कमी से होता है? थायरोक्सिन हार्मोन। फिर है तीसरी जो ग्रंथि है उसका नाम क्या है? अग्नाशय। कौन सा है? अग्नाशय। यहाँ देने का अग्नाशय ग्रंथि है तीसरी। और ये अग्नाशय ग्रंथि है कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? ये इंसुलिन करती है। कौन सा करती है? इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है। और ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? हमारे रक्त में जो शर्करा होती है ना उसका स्तर नियंत्रित करता है। अगर ये इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा? मधुमेह। कौन सा रोग है? मधुमेह है, या जिसको क्या कहते हैं हम? डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज कहते हैं। वो रोग किसी हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। आगे वाला पढ़ रहे हैं हम। जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उसका नाम क्या है? वर्षण ग्रंथि। कौन सा हार्मोन स्रावित करती है ये? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। और इसका कार्य क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करना क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कार्य होता है। और अगली ग्रंथि है उसका नाम क्या है? अंडाशय ग्रंथि। और ये कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? ये करती है एस्ट्रोजन। कौन सा करती है? एस्ट्रोजन करती है। और इसका कार्य क्या होता है? मादा लैंगिक अंगों का विकास व मासिक चक्र का नियमन करती है। और 6 नंबर जो ग्रंथि है उसका नाम क्या है? एड्रिनल ग्रंथि है। और ये कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित करती है। और इसका दूसरा नाम भी है, इसको करो व भागो वाली ग्रंथि कहते हैं इसको। जो तनाव की स्थिति वाली जो ग्रंथि होती है वो यही होती है।